बिरजू, तुम लेट हो। हमें लगा तुम डर गए। नहीं साहब, वो भैया जाग रहे थे। ये लीजिए, ये रही वो डायरी। शानदार, यही है वो खजाना। देखो बिरजू, आज हम साथ में कैश नहीं लाए हैं क्योंकि इतनी रात को गांव में पैसा लाना रिस्की है। कल सुबह 10 बजे तुम और माखनलाल चौराहे वाले पुराने बरगद के पास आ जाना। तुम्हारे 30,000 और माखनलाल के 20,000 तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। साहब, पर बात तो आज की हुई थी। अरे बिरजू भाई, साहब कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। कल सुबह की ही तो बात है। जा, घर जा और चैन की नींद सो। कल से तू अमीर आदमी होगा। गांव था। इस गांव में मेहनती लोग रहते थे जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे और शाम को गांव के देशी ढाबे पर देसी मटन करी का स्वाद लेते थे। इस ढाबे को 2 भाई संभालते थे, मंगरू और बिरजू। मंगरू नेक और दयालु था, जबकि बिरजू चालाक और बेईमान था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ढाबे का कार्यभार संभाला था। दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाने आते थे क्योंकि उनका बनाने का अंदाज देसी और निराला था। शाम का समय, ढाबे पर चूल्हे की आग जल रही है। मटन करी की खुशबू चारों ओर फैली है। तभी गांव के मुखिया अपने नौकर रामू के साथ प्रवेश करते हैं। आहा, रामू, सूंघ रहे हो? ये महक नहीं, ये तो अमृत है। मंगरू बेटा, आज तो भूख दोगुनी हो गई है। जरा 2 प्लेट अपना वही खास देसी मटन लगा दे। प्रणाम मुखिया जी, आप बस बैठिए, अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। आपके लिए तो हम जान लगा देते हैं। अरे भाई, मैं तो खाने से ज्यादा तेरी मीठी बातें सुनने आता हूँ। शहर में तो लोग रूखा सूखा बोलते हैं, पर तेरे हाथ के स्वाद में तेरे पिताजी की सादगी बसती है। जीते रहो बेटा। पास खड़ा बिरजू ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर आंखों में जलन। जैसे जैसे रात गहराती, ग्राहकों की भीड़ कम होती गई। मंगरू बर्तनों को सहेजने लगा, लेकिन बिरजू के पास उसका दोस्त माखनलाल पहुंच गया। माखनलाल की बातों में शहद था, पर नियत में जहर। बिरजू, कब तक इस धुएं में अपनी जिंदगी जलाओगे? देख नहीं रहे, लोग सिर्फ मंगरू की तारीफ करते हैं। तुम तो बस एक नौकर बनकर रह गए हो। मेरी बात मान, शहर के वो रईस बाबू फिर आए हैं। वो लाखों देने को तैयार हैं उस गुप्त डायरी के लिए जो तुम्हारे पिता छोड़ गए थे। पर माखन, वो डायरी पिताजी की आखिरी निशानी है। भैया कहते हैं वो हमारी विरासत है, उसे बेचा नहीं जा सकता। अरे पागल, विरासत से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। एक बार पैसे मिल गए तो तू अपना खुद का बड़ा होटल खोलना, फिर कौन पूछेगा मंगरू को। अगले दिन शहर से 2 सूट बूट पहने 2 बाबू ढाबे पर आए। उन्होंने मटन का स्वाद चखा और सीधे मंगरू के पास गए। मंगरू, कमाल का हुनर है तुम्हारे पास। इस छोटे से गांव में क्या रखा है? हमारे साथ शहर चलो, जितना मांगोगे उतना पैसा देंगे। या फिर अपनी रेसिपी की ये डायरी हमें बेच दो। साहब, ये मिट्टी मेरे बाप दादा की है और ये स्वाद, ये कोई सौदा नहीं है। ये तो गांव वालों का भरोसा है। मैं अपनी जड़ों को नहीं बेच सकता, माफ कीजिएगा। शहरी बाबू चले गए, लेकिन बिरजू के मन में हलचल मच गई। रात को घर पहुंचते ही वो मंगरू पर बरस पड़ा। भैया, आप कितने बड़े मूर्ख हैं। वो लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे। हम अपनी गरीबी मिटा सकते थे, नया घर ले सकते थे। आप अपनी जिद के चक्कर में मेरी किस्मत भी बर्बाद कर रहे हैं। बिरजू, जिस मेहनत को पिताजी ने 40 साल दिए, उसे कुछ रुपयों के लिए किसी और के हाथ नहीं सौंप सकता। ये हुनर हमारे पास है, तभी तक हमारी इज्जत है। इतनी बात कर मंगरू सो जाता है और उस रात बिरजू सो नहीं सका। उसके दिमाग में खूब रुपए और शहर की चकाचौंध नाच रही थी। उसने सोचा, भैया तो बुद्धू हैं, हम यहाँ रहकर क्या पाएंगे? अगर मैं वो डायरी इन्हें दे दूं तो हम अमीर हो जाएंगे। शाम को बिरजू ने फिर से माखनलाल से मुलाकात की। माखन, सौदा पक्का कर। मैं डायरी देने को तैयार हूँ, पर मुझे एडवांस चाहिए। ठीक है, कल रात को जब मंगरू सो जाए तब तुम डायरी लेकर मेरे घर आना। वो शहरी बाबू वहीं मिलेंगे। अगले दिन
ढाबे पर बिरजू का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो हर ग्राहक से बहुत प्यार से बात कर रहा था। बैठिए काका, आज आपके लिए खास पीस निकालूंगा। अरे भैया, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम करिए। मंगरू को पहले तो खुशी हुई कि उसका छोटा भाई काम में मन लगा रहा है, पर फिर उसे संदेह हुआ। बिरजू की आंखों में वो पुरानी सादगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और चालाकी थी। रात हुई। मंगरू ने सोने का नाटक किया। बिरजू चुपचाप उठा और वो पुरानी डायरी चुराकर दबे पांव घर से बाहर निकला। मंगरू की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, बिरजू, तूने सिर्फ डायरी नहीं चुराई, तूने मेरा भरोसा भी चुरा लिया। मंगरू ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप बिरजू के पीछे चल दिया। बिरजू, तुम लेट हो। हमें लगा तुम डर गए। नहीं साहब, वो भैया जाग रहे थे। ये लीजिए, ये रही वो डायरी। शानदार, यही है वो खजाना। देखो बिरजू, आज हम साथ में कैश नहीं लाए हैं क्योंकि इतनी रात को गांव में पैसा लाना रिस्की है। कल सुबह 10 बजे तुम और माखन लाल चौराहे वाले पुराने बरगद के पास आ जाना। तुम्हारे 30,000 और माखन लाल के 20,000 तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। साहब, पर बात तो आज की हुई थी। अरे बिरजू भाई, साहब कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। कल सुबह की ही तो बात है। जा, घर जा और चैन की नींद सो। कल से तू अमीर आदमी होगा। बिरजू भारी मन से और थोड़ा डरा हुआ वापस घर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिमाग में 30,000 की गड्डियां घूम रही थीं। बिरजू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि खाट पर मंगरू बैठा था। मंगरू की आंखों में वो चमक नहीं थी जो रोज होती थी। वहां एक गहरा दर्द और सन्नाटा था। आ गया बिरजू। माखन लाल की तबीयत अब कैसी है? बिरजू कांप गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। हाँ भैया, उसे दवा दे दी, अब वो सो गया है। झूठ मत बोल बिरजू, तू दवा देने नहीं, हमारे पिता की आत्मा बेचने गया था। बिरजू के पैरों तले जमीन निकल गई। तू सोच रहा होगा कि तूने डायरी दे दी और कल तुझे पैसे मिल जाएंगे। बिरजू, उस संदूक में 2 डायरियां थीं, एक पिताजी की असली रेसिपी और दूसरी वो जिसमें मैं रोज का हिसाब किताब लिखता था। तूने जल्दबाजी में कौन सी उठाई, ये तूने देखा भी नहीं। बिरजू ने घबराकर अपनी यादों पर जोर दिया। अंधेरे में उसने बस एक डायरी उठाई थी। जो डायरी तूने उन्हें दी है उसमें सिर्फ मटन और प्याज के दाम लिखे हैं। और रही बात उन शहरी बाबुओं की, वो तुझे पैसे नहीं देंगे। वो तो बस उस हुनर को चुराना चाहते थे जिसके दम पर हम आज सिर उठाकर जीते हैं। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो। माखन लाल ने मुझे बहका दिया था। उसने कहा कि गांव वाले मुझसे जलते हैं। मुझे लगा कि पैसे मिल जाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत पैसों से नहीं, हुनर और ईमानदारी से होती है बिरजू। अगर तू आज वो डायरी उन्हें दे देता तो कल वो शहर में हमारे नाम का मजाक उड़ाते। वो रेसिपी सिर्फ मसाले नहीं है, वो पिताजी का आशीर्वाद है। चल सो जा, जो होगा कल देखा जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोनपुर के ढाबे पर चहल पहल शुरू हो गई थी। मंगरू और बिरजू रोज की तरह काम में जुटे थे, लेकिन बिरजू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तभी वही परदेसी बाबू ढाबे पर आता है। ओ बिरजू, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पैसे पूरे ले लिए और डायरी पुरानी रद्दी थमा दी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं अंधेरे में शायद गलती से दूसरी डायरी चली गई होगी, क्योंकि हमारे पास हिसाब किताब की भी वैसी ही डायरी है। पर आप धोखे की बात क्यों कर रहे हैं? गलती? ये गलती नहीं, साजिश है। तूने नकली डायरी देकर मुझसे मोटी रकम ऐंठ ली। साहब, तनिक शांत हो जाइए। माना मेरे भाई ने गलती की, उसे लालच आ गया था, पर सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। जब आपको सामान मिला तो आपने उसे बिना देखे पैसे क्यों दे दिए? और अगर पैसे दिए तो किसे दिए? जिससे सौदा किया उससे जाकर हिसाब मांगिए। मैंने माखन लाल को पूरे 50,000 रुपए नकद दिए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो 30,000 बिरजू को दे देगा और बाकी अपना कमीशन रखेगा। क्या? 50,000? साहब, मुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। माखन लाल ने तो कहा था कि आप पैसे आज सुबह बरगद के पेड़ के पास देंगे। अन्याय है ये, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। बाबू भागते हुए मुखिया जी के पास पहुंचा और सारा वाकया सुनाया। चलो
पहले उस माखन लाल का गला पकड़ते हैं। मुखिया जी, शहरी बाबू और कुछ गांव वाले माखन लाल के घर पहुंचते हैं। माखन लाल, ओ माखन लाल, बाहर निकल रहे नीच इंसान। माखन लाल घबराया हुआ बाहर आता है। उसके चेहरे पर झूठी मासूमियत है। क्यों रे, तूने इस परदेसी बाबू के साथ धोखा क्यों किया? जब तुझे पता था कि डायरी नकली है तो तूने इनसे पूरे पैसे क्यों वसूले? और वो पैसे कहाँ हैं? मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो डायरी खोलकर देखी ही नहीं। इन साहब ने पैसे दिए, मैंने रख लिए। मुझे क्या पता था कि बिरजू ने इनके साथ खेल कर दिया है। और रही बात पैसों की, तो वो तो खर्च हो गए। कुछ कर्जा था, कुछ सामान ले लिया। झूठ बोल रहा है ये। बिरजू कह रहा है कि उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। साहब, बिरजू झूठ बोल रहा है। मेरी उससे बात हुई थी। उसने खुद कहा था कि पैसे तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। अब वो फंस रहा है तो सारा दोष मुझ पर मढ़ रहा है। माखन लाल की बातों ने मामले को और उलझा दिया था। अब ये साफ नहीं था कि झूठ बिरजू बोल रहा है या माखन लाल। मुखिया जी ने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरा और एक कड़ा फैसला लिया। बस, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। माखन लाल, तू अभी मेरे साथ ढाबे पर चल। मंगरू और बिरजू वहीं हैं। सब आमने सामने खड़े होंगे, तब पता चलेगा कि असली चोर कौन है और सच का सूरज कहां से उगेगा। मुखिया जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत तो मैं तेरी अभी ठीक कर दूंगा। चल चुपचाप। तो अब बताओ, सच क्या है? माखन लाल, तूने पैसे लिए और झूठ बोला। और परदेसी बाबू, आपने बिना सोचे समझे इस साजिश में हिस्सा क्यों लिया? मुखिया जी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। मैंने अपने सगे भाई का भरोसा तोड़ा, पिताजी की विरासत चुराई। माना कि डायरी गलत निकल गई, पर मेरी नीयत में खोट था। लेकिन मुखिया जी, खुदा गवाह है, माखन लाल ने मुझे 1 चवन्नी तक नहीं दी। इसने मुझे अंधेरे में रखा। मुखिया जी, बिरजू सही कह रहा है। लालच मुझ पर हावी हो गया था, पर इसमें गलती परदेसी बाबू की भी है। इन्होंने बिना डायरी देखे मुझे पैसे क्यों थमा दिए? क्या इन्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? और शोर मचने लगा। सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। तभी मंगरू आगे आया। उसकी शांत गरिमा ने सबको चुप करा दिया। मुखिया जी, आप न्याय के पद पर बैठे हैं। मैं आपके ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मंगरू बेटा, तुम्हारी बात हमेशा खरी होती है। माखन लाल, तुम बिरजू के दोस्त हो। दोस्ती घर बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं। तुमने इसके मन में जहर घोला। बेहतर होगा कि तुम परदेसी बाबू के सारे पैसे अभी के अभी लौटा दो। और साहब, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में रहने से इंसान बड़ा नहीं होता। किसी का घर बर्बाद करके अगर आप अपनी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो याद रखिएगा, आज आपके 50,000 गए हैं, कल लालच के चक्कर में 50 लाख भी जाएंगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता साहब। मंगरू के शब्दों ने परदेसी बाबू के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। मंगरू, तुम सच में एक महान इंसान हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। और बिरजू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ऐसा भाई है। पिता के जाने के बाद जो भाई तुम्हें सजा देने के बजाय तुम्हारा साथ दे रहा है, वो किसी भगवान से कम नहीं है। मंगरू भाई, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मुझे बुरा लगता था जब लोग बिरजू को नीचा दिखाते थे। मैं चाहता था कि इसका भी अपना बड़ा ढाबा हो, इसे भी साहब जैसी इज्जत मिले। माखन लाल, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और वो आती है प्यार से बात करने और ईमानदारी से काम करने से, न कि अपनों को धोखा देकर। ठीक है, फैसला हो चुका है। माखन लाल, अभी मेरे साथ चलो और इनके पैसे वापस करो। और परदेसी बाबू, आज के बाद मेरे गांव में ऐसी चालाकी दोबारा मत करना। मुखिया, माखन लाल और परदेसी बाबू वहां से चले गए। ढाबे पर अब सिर्फ सन्नाटा और 2 भाई बचे थे। बिरजू, अगर तुझे मालिक बनने का इतना ही शौक है तो आज से मैं तुझे ये हक देता हूँ। तू गल्ले पर बैठ, मैं पीछे काम करूंगा। आज से तू ही इस ढाबे का सर्वे सर्वा है।
नहीं भैया, कभी नहीं। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। आप मेरे लिए भाई नहीं, साक्षात भगवान हैं। मैं भटक गया था, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आप इस ढाबे के मालिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं तो बस आपका छोटा भाई बनकर आपकी छाया में रहना चाहता हूँ। उस दिन के बाद सोनपुर के उस ढाबे का नाम और भी रोशन हो गया। अब वहाँ सिर्फ मटन की खुशबू नहीं, बल्कि दो भाइयों के अटूट प्रेम की मिसाल भी मिलती थी। बिरजू ने अपनी चालाकी छोड़ दी और मंगरू ने अपनी सादगी से पूरे गांव का दिल जीत लिया। सीख: रिश्तों की पूंजी पैसों की खनक से कहीं ज्यादा कीमती होती है। जहाँ बड़े भाई का त्याग और छोटे भाई का पश्चाताप मिल जाता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है।